अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता है तो इससे गर्म युद्ध छिड़ सकता है और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और इस जमीनी स्थिति के हिस्से के रूप में यह स्पष्ट होना चाहिए कि चीन सिंधु आई में पाकिस्तान की वैसे ही मदद करेगा जैसे उसने सिंधु में की थी। कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे और इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे की कमजोरियों को भुनाने की कोशिश करेंगे। और भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध सामान्य किए हैं ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल इन देशों में से एक सऊदी अरब ने सिंधु के बाद पाकिस्तान के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत को प्लान और पाकिस्तान नेवी के खिलाफ प्लान का सामना करना पड़ सकता है, जो सिंदूर में हुई घटना से कहीं बड़ा होगा, जहां यह एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध था। सेना का इस्तेमाल किया जाएगा और हाल ही में हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि भारतीय सेना अब बहुत तेजी से भैरव बटालियन नामक इकाइयां तैयार कर रही है। सैन्य से सैन्य टकराव की संभावना नहीं होती, जो आगे चलकर एक बढ़ती हुई स्थिति बन सकती है, जो फिर एक खुला युद्ध बन जाती है और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये ग्लोबल कॉमन्स तक जाएगी और ग्लोबल कॉमन्स में हम जानते हैं कि प्लान जिबूती में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और प्लान तथा पाकिस्तान नेवी वहां अच्छी तरह से मौजूद है। वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं अरब सागर उस क्षेत्र को कवर करने के लिए। भारत को प्लान और पाकिस्तान नेवी के खिलाफ प्लान का सामना करना पड़ सकता है, जो सिंदूर में हुई घटना से कहीं बड़ा होगा, जहां यह एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध था। सिंधु 2 की संभावना, और मेरा जवाब है कि ये बेहद ज्यादा है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इसका कारण ये है कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य नहीं होंगे और इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे की कमजोरियों को भुनाने की कोशिश करेंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, एनएसए अजीत डोभाल का अब प्रसिद्ध बयान उनके दिमाग में गहराई से बैठा हुआ है। अब डोभाल ने तर्क दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ रक्षात्मक रुख अपनाता है तो पाकिस्तान को फायदा होता है, भारत को कुछ नहीं मिलता। अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता है तो इससे गर्म युद्ध छिड़ सकता है और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसलिए डोभाल ने तर्क दिया कि आक्रामक रक्षा भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपनाने के लिए सबसे अच्छा रुख है, क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान की कई कमजोरियों को देख सकेगा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह से न तो सेना की तैनाती की जरूरत पड़ेगी और न ही दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों को लेकर कोई चिंता होगी। और उन्होंने अपनी इस सोच को उस मशहूर पंक्ति में समेटा जिसमें कहा, अगर तुम एक मुंबई करोगे तो तुम बलूचिस्तान खो दोगे। तो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वे इस मामले में पूरी तरह स्पष्ट हैं। एनएसए की इस सोच को देखते हुए पाकिस्तान मानता है कि भारत बलूचिस्तान में अशांति के पीछे है। वह बीएलए का समर्थन कर रहा है और टीटीपी का भी समर्थन कर रहा है। और भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध सामान्य किए हैं ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब दूसरी ओर जहां तक भारत का सवाल है, कश्मीर में उसकी कमजोरी अच्छी तरह से स्थापित है। कश्मीर में सामान्य स्थिति की जितनी भी बातें की जाती हैं, असलियत यह है कि 1 साल से वहां मुख्यमंत्री तो है, लेकिन वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही पूरी सख्ती से चला रहा है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वह 2016 हो, 2019 हो या 2025, वे सभी कश्मीर क्षेत्र में ही किए गए हैं। और इन सब के बावजूद पाकिस्तान बिल्कुल भी डराया या रोका नहीं गया है। और इसका सबूत यह है कि रिपोर्ट्स हैं कि जम्मू के बाहर लॉन्च पैड्स पर आतंकवादी मौजूद हैं और यह भी खबरें हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह मुठभेड़ें हुई हैं। तो मेरी राय में सिंदूर 2 की संभावना बहुत अधिक है। अब मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि क्या यह सिंदूर से बड़ा होगा।
इसकी रूपरेखा और स्वरूप क्या होगा और इसमें नैरेटिव बिल्डिंग की भूमिका क्या होगी। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक देखी जिसमें केवल भारतीय सेना का इस्तेमाल किया गया था। 2019 में केवल भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल हुआ और 2025 में सिंदूर में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन सभी मामलों में निशाना हमेशा आतंकवादी ठिकानों पर ही था और इसका कारण यह था कि जैसा मैंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की स्पष्टता है जिन्होंने युद्धों को केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों तक सीमित रखने का निर्देश दिया है और इसका कारण यह है कि इससे सैन्य से सैन्य टकराव की संभावना नहीं होती जो आगे चलकर एक बढ़ती हुई स्थिति बन सकती है जो फिर एक खुला युद्ध बन जाती है और जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो निर्देश बहुत स्पष्ट था लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर में काम नहीं आया और हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही देखा। जहां तक पहली रात की हवाई लड़ाई का सवाल है, मेरी राय में भारतीय वायुसेना ने कोई हवाई मुकाबला नहीं किया, यानी सैन्य से सैन्य टकराव की बात हो रही है। हालांकि 9 से 10 मई की रात को त्रिसेवा योजना के तहत भारतीय वायुसेना का उपयोग किया गया और उसने सफल काउंटर एयर ऑपरेशन किए जो कि सैन्य से सैन्य टकराव ही हैं। और इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसी स्थिति आ गई कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिंधु में भी यही बात लागू होती है। अगर ऐसा होता है और भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चिंत रहें, ये खुली जंग में बदल जाएगा। ये बात सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए और दो और बातें भी सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है, माफ कीजिए, पहली बात यह है कि अमेरिका सिंधु की तरह न तो मध्यस्थता करेगा और न ही सिंधु में जो भी कहा गया वैसा कुछ करेगा। और दूसरी बात यह भी है, कृपया सिंधु के बाद पाकिस्तान की बढ़ी हुई भू राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखें जिसका प्रभाव सिंधु आई पर पड़ेगा। और इस जमीनी स्थिति के हिस्से के रूप में यह स्पष्ट होना चाहिए कि चीन सिंधु आई में पाकिस्तान की वैसे ही मदद करेगा जैसे उसने सिंधु में की थी, चाहे वह शांति काल हो, युद्ध से पहले का समय हो या फिर सैन्य अभियान के दौरान हो, हर समय चीन का पाकिस्तान को पूरा समर्थन रहेगा। फिर अमेरिका भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा क्योंकि अब अमेरिका ने सिंधु के बाद पाकिस्तान को मध्य पूर्व में एक रणनीतिक भूमिका दे दी है। फिर पाकिस्तान को ईरान, तुर्की और सभी 6 जीसीसी देशों का समर्थन मिलेगा। दरअसल इन देशों में से एक सऊदी अरब ने सिंधु के बाद पाकिस्तान के साथ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिर मेरी राय में बांग्लादेश और मालदीव दोनों पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और जहां तक रूस का सवाल है, रूस तटस्थ स्थिति अपनाएगा। तो जब आप ये सब देखते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई ऐसा करे, भारत में कोई भी समझदारी से आकलन करेगा तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सिंधु में भारतीय वायुसेना का उपयोग निश्चित रूप से एक गर्म युद्ध की ओर ले जाएगा। तो भारत के लिए अन्य विकल्प क्या हैं? क्योंकि भारत न तो लड़ना चाहता है और न ही वह हालात को और बढ़ाना चाहता है। अब बहुत से लोग भारतीय नौसेना के उपयोग की बात कर रहे हैं। वास्तव में इस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। एक सेवा अभ्यास आजमाएं जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल हों जो जल्द ही होने वाला है और जिसके लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन उस क्षेत्र में जारी कर दिया गया है। राजस्थान, गुजरात 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि हवाई क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। अब पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कोई जोखिम नहीं उठा रहा है, उसने भी नोटाम जारी कर दिया है। और हमने रक्षा मंत्री को देखा है, राजनाथ सिंह, उन्होंने सर क्रीक पर बयान दिए हैं। तो ये जो साहसी बयान हैं, जो अच्छे हैं, ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए है। ये ऑपरेशन में क्यों नहीं बदलेगा? इसके दो कारण हैं। एक ये है कि अब तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वे सभी कश्मीर थिएटर में हुए हैं। कश्मीर थिएटर के बाहर जो भी कुछ होगा वह निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध की ओर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और दूसरा,
अगर समुद्र में कोई मुठभेड़ होती है तो वह दोनों देशों के 200 नॉटिकल मील के ईसी तक सीमित नहीं रहेगी। ये ग्लोबल कॉमन्स तक जाएगी और ग्लोबल कॉमन्स में हम जानते हैं कि प्लान जिबूती में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और प्लान तथा पाकिस्तान नेवी वहां अच्छी तरह से मौजूद है। वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं अरब सागर उस क्षेत्र को कवर करने के लिए। भारत को प्लान और पाकिस्तान नेवी के खिलाफ प्लान का सामना करना पड़ सकता है, जो सिंधूर में हुई घटना से कहीं बड़ा होगा, जहां यह एक मोर्चे पर सशक्त युद्ध था। इसका मतलब केवल पाकिस्तान लड़ रहा था, चीन पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा था, लेकिन लड़ाई में अपनी भूमिका भी नहीं दिखा रहा था, जो भारतीय नौसेना के मामले में नहीं होगा। तो यह सिर्फ नौसेना के बारे में यह बात कहने के लिए है कि यह नैरेटिव बनाने में मदद करती है। तो फिर सरकार के लिए सिंधु को उठाने के क्या विकल्प है? मेरे आकलन में सब कुछ एक बार फिर से सेना पर आकर टिक गया है। यह 2016 में शुरू हुआ था, क्योंकि सेना का उपयोग, और मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि यह कैसे किया जाना है, सेना का उपयोग केवल दो उद्देश्यों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला उद्देश्य सरकार का है कि कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर वृद्धि होती है तो उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। कृपया याद रखें कि पाकिस्तान ने अपनी सभी कार्रवाइयों में कहा है कि वह जवाब देगा, लेकिन वह अनुपातिक रूप से जवाब देगा। यहां तक कि पाकिस्तान भी वृद्धि या युद्ध नहीं चाहता। अब दूसरी बात यह है कि सेना का उपयोग सरकार को न केवल अपने अभियानों में मदद करेगा, बल्कि नैरेटिव बनाने में भी सहायक होगा। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी है और मेरी राय में सेना वैचारिक रूप से भाजपा सरकार के करीब है, और यह बहुत मायने रखता है। क्योंकि आखिरकार मैंने सेना प्रमुख को एक वार्ता में यह कहते सुना था कि नैरेटिव बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं कहता हूं कि सेना वैचारिक रूप से मोदी सरकार के करीब है, मेरे आकलन में यह सब जून 2015 में शुरू हुआ, जब उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, जो दीमापुर में 3 कोर के कमांडर थे, और हुआ यह था कि नागाओं ने भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया था। उन्होंने बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को मार डाला था, और उसका बदला लेने के लिए जनरल रावत ने स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया, और वे म्यांमार में घुसे और नागा उग्रवादियों को मार गिराया, जबकि अपनी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ। और म्यांमार में नागाओं के खिलाफ उनका यह ऑपरेशन मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित कर गया, और यही 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्रेरणा बना। और इस बात को उस अधिकारी ने भी स्वीकार किया है जिसने इस ऑपरेशन की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया था, लेफ्टिनेंट जनरल टीएस हुडा, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर। तो पाकिस्तान को अपनी भूगोल और इतिहास के बारे में सोचना चाहिए, तो उसका प्रभाव राजनीतिक नेतृत्व के वही बात कहने से कहीं अधिक होता है। घरेलू जनता पर इसका प्रभाव कहीं ज्यादा होता है। तो मेरी राय में जब रावत पहले सीडीएस बने तो उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि आप थिएटराइजेशन करें। यह एक ऐसा कार्य था जो शुरू से ही स्पष्ट था कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थिएटराइजेशन वैसे भी 25 साल पुरानी अवधारणा है, और तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है कि थिएटराइजेशन होने से पहले बहुत कुछ और किया जाना बाकी है। और हमने देखा है कि यह अपनी समय सीमा तक नहीं पहुंचा है और आगे भी नहीं पहुंचेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान को, जैसा कि हम जानते हैं, विस्तार भी दिया गया है, और थिएटराइजेशन के काम के अलावा उन्हें एक और काम भी दिया गया है जो असंभव है, या कहें तो जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और वह है विकसित भारत के लिए एक रोड मैप बनाना। इसका मतलब है विकसित भारत में भारतीय सेना की भूमिका और 2047 की बात करना। इसका मतलब है 22 साल आगे की बात करना। तब कौन सी तकनीक होगी, तब युद्ध की कौन सी अवधारणाएं होंगी, युद्ध की भूमिका क्या होगी, ये सब कुछ पता नहीं है। मेरा मतलब है 22 साल बहुत लंबा समय होता है। सेना अधिकतम 5 साल और 10 साल के लिए ही योजना बनाती थी, और वह भी बहुत कठिन और जटिल होता था, क्योंकि वित्तीय प्रतिबद्धताएं कभी भी पूरी नहीं होती थीं। तो जो कोई भी ईमानदार रहना चाहता है उसके लिए ये चीजें नहीं होंगी।
तो अब जो बात कहनी है, जैसा कि मैंने कहा, पूरा मामला अब पूरी तरह से घूमकर वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। सेना का इस्तेमाल किया जाएगा और हाल ही में हमें रिपोर्ट्स मिली हैं कि भारतीय सेना अब बहुत तेजी से भैरव बटालियन नामक इकाइयां तैयार कर रही है। अब इन भैरव बटालियनों में से 25 को अगले 6 महीनों में तैयार किया जाना है। इनमें लगभग 200 से 250 सैनिक होंगे। इनमें पैदल सेना, आंतरिक तोपखाना, सिग्नल्स और वायु रक्षा सभी तत्व शामिल होंगे। तो यह एसएफ स्पेशल फोर्सेस से कहीं अधिक है। तो इन्हें निश्चित रूप से किसी खास उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। इनका एक मुख्य कार्य नियंत्रण रेखा के पार आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देना होगा। और जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि संचार व्यवस्था होगी। और जब हम तोपखाने की बात करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसे हम ओपी यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट कहते हैं, वहां जो अधिकारी मौजूद हैं वे फायर बुलाने में सक्षम होंगे। यहाँ जो बात समझने वाली है वह यह है कि यह इस धारणा पर काम कर रहा है, जो मुझे सही भी लगती है, कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अनुपातिक होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान हालात को और नहीं बढ़ाएगा। तो यहाँ इसका इस्तेमाल करने का जो फायदा मुझे दिखता है वह ये है कि सरकार के पास नैरेटिव बिल्डिंग का बहुत मजबूत मौका होगा। तो जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें दो पहलू होते हैं। एक है असली घटना जो वास्तव में हुआ है, और दूसरा है वह जो घरेलू दर्शकों यानी भारत की जनता को दिखाया गया है कि क्या हुआ है। तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्डिंग का मौका दिख रहा है और इसे करने का यही एकमात्र तरीका है।